नमस्ते, मैं हूँ शिवम, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको 13 वाटर बम के बारे में बताऊंगा और उत्तराखंड के सुसाइड ब्लूप्रिंट के बारे में। 26 अगस्त को नेपाल का रसुआ जिला तिब्बत सीमा के ठीक पास में 1 सेकंड से भी कम समय में पहाड़ का एक विशाल सीना चीर कर नीचे गिरता है। ये सिर्फ बर्फ का टुकड़ा नहीं था, ये एक आइस रॉक एवलांच है जो अपने रास्ते में आने वाले हर बैरियर, हर गांव, हर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को तिनके की तरह उड़ा देता है। सैकड़ों जिंदगियां चंद सेकंड में कीचड़ और मलबे में दफन हो जाती। हमें टीवी पर, सोशल मीडिया पर इस प्राकृतिक आपदा के बारे में बहुत कुछ बताया जाता है और कुछ दिनों बाद ये फाइल बंद हो जाएगी। लेकिन मैं आपको सिर्फ हादसों की बात नहीं करने, मैं आपको इसके पीछे छिपे सिस्टमिक ब्लूप्रिंट को डिकोड करके बताऊंगा। नेपाल में जो हुआ वो कोई आइसोलेटेड दुर्घटना नहीं, वो सिर्फ एक ट्रेलर था। पूरी फिल्म उत्तराखंड के नाजुक पहाड़ों में शूट होने के लिए तैयार है। आज की इस रिपोर्ट में मैं आपके सामने रखूंगा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी NDMA, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी और सुप्रीम कोर्ट के उन दस्तावेजों को जिन्हें सरकारें फाइलों में दफन करके बैठी हुई। आखिर में मैं आपको वो आधिकारिक दस्तावेज भी दिखाऊंगा जो ये साबित करता है कि कैसे मुनाफे की भूख ने हमारे पूरे हिमालय को एक टाइम बम पर बिठा दिया। क्योंकि आज पर्दा मैं हटाने वाला हूं उस कॉर्पोरेट पॉलिटिकल नेक्सस से जो हमारे भविष्य का सौदा कर रहा है। ये समझने के लिए कि उत्तराखंड आज इस कगार पर क्यों खड़ा है, हमें इतिहास में थोड़ा सा झांकना होगा। हिमालय कोई साधारण पर्वत श्रृंखला नहीं है, ये एक यंग जियोलॉजिकल रूप से बड़ी संवेदनशील और लगातार ऊपर उठती हुई एक भू संरचना है। सदियों से यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं इस नाजुक इकोसिस्टम के साथ तालमेल बिठाकर जी रहे हैं। वो पहाड़ों की नब्ज को समझते हैं, लेकिन पिछले 3 दशकों में ब्रिटिश काल के नक्शे कदम पर चलते हुए आधुनिक भारतीय राज्य और कॉरपोरेट घरानों ने इस पहाड़ को एक कमोडिटी मान ली। यहाँ हमें एक बहुत बड़ा भ्रम तोड़ना होगा। मुख्य धारा के नैरेटिव में बार बार ये कहा जाता है कि ग्लोबल वार्मिंग तापमान बढ़ा रही है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं। ये सच है, लेकिन ये आधा सच है। असली सच ये है कि ग्लोबल वार्मिंग जिस प्राकृतिक प्रक्रिया को 100 साल में पूरा करती है, उसे हमारे इंजीनियर डेवलपमेंट ने 10 साल में समेट दी। जरा सोचिए कि जब आप 800 मीटर चौड़ी घाटी में, जहां कभी सिर्फ चीड़ और देवदार के घने जंगल हुआ करते थे, वहां डायनामाइट से पहाड़ के सीने में किलोमीटर लंबी सुरंगें खोदते हैं। जब आप बेहिसाब मलबे को सीधे नदियों जैसे अलकनंदा में, भागीरथी में और धौली गंगा में उड़ेल देते हैं, तो आप प्रकृति को चुनौती नहीं दे रहे हैं, आप उसे सुसाइड के लिए मजबूर कर रहे हैं। याद करिए 13 जून 2013 की वो डरावनी रात, केदारनाथ में चोराबाड़ी झील का टूटना और मंदाकिनी घाटी का तिनके की तरह बिखर जाना। उस वक्त भी सरकारों ने कहा था ये एक रेयर क्लाउड बस्टर है, लेकिन क्या NDMA ने कभी ये माना कि उस तबाही के पीछे अनियंत्रित निर्माण और नदी के प्राकृतिक प्रभाव पर कब्जा करने का पाप था? नहीं। और यही वजह है कि 2021 में चमोली ऋषिगंगा में फिर वही तबाही दोहराई गई। इतिहास खुद को दोहराता नहीं है साहब, सिस्टम जानबूझकर इतिहास से सीख लेने से इनकार कर दे। अब यहाँ पर जरा रुकिए। अगर आप ये सोच रहे हैं ये सिर्फ कुछ भ्रष्ट स्थानीय नेताओं या नासमझ ठेकेदारों की मिलीभगत है, तो फिर आप वही भूल कर रहे हैं जो नेपाल ने की या पहले हुई। यहाँ खेल उससे कहीं ज्यादा गहरा, शातिर और सिस्टमिक है। डेटा को देखिए आप। NDMA और वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी की हालिया रिपोर्ट ये कहती है उत्तराखंड के ऊंचे हिमालयी क्षेत्रों में 426 से ज्यादा ग्लेशियल झीलें मौजूद हैं। इनमें से 25 झीलें ऐसी हैं जो खतरनाक रूप से बढ़ रही हैं और कभी भी फट सकती। लेकिन सबसे खतरनाक खतरा छिपा है उन 13 कैटेगरी A अल्ट्रा सेंसिटिव झीलों में, जिन्हें वैज्ञानिकों ने सीधे तौर पर डेथ वारंट करार दिया। एक वसुधारा ताल, धौली गंगा बेसिन चमोली। दूसरा मावन लेक, लसार यांगती घाटी पिथौरागढ़। तीसरी प्युंगरू लेक, तारमा बेसिन पिथौरागढ़। चौथी 2 अति और संवेदनशील हैं जो अनमैप्ड झीलें। इन नामों को आप गौर से देखिए। वसुधारा ताल चमोली की धौली गंगा घाटी के ऊपर लटका हुआ एक ऐसा प्राकृतिक वाटर बॉम्ब है जिसकी पाथिमेट्री स्टडी ये कहती है कि अगर जरा सा भी आइस एवलांच या भूकंपीय झटका लगा तो ये झील अपने बैरियर को तोड़कर चंद मिनटों में नीचे बसी बस्तियों, थर्मल पावर प्रोजेक्ट और तीर्थयात्रियों को नेस्तनाबूद कर दे। पिथौरागढ़ की मावन और प्युंगरू झीलें, जहां तक पहुंचने के लिए सड़क तक नहीं है,
लेकिन सैटेलाइट इमेजरी ये चीख चीख कर कह रही है कि इनका जलस्तर पिछले 5 सालों में 300% बढ़ा। और सरकार क्या कर रही है? क्या इन झीलों के पानी को वैज्ञानिक तरीकों से ड्रेनेज करके कम किया जा रहा है? क्या वहां इमीडिएट वार्निंग सेंसर लगाए जा रहे हैं? जमीनी हकीकत यह है कि बजट पास होता है, फाइलें घूमती हैं और अधिकारी दिल्ली के दफ्तरों में बैठकर पीपीटी प्रेजेंटेशन देखते रहते। तब तक कोई आपदा सिर पर नहीं आती, तब तक कुछ नहीं, और फाइलें अंडर प्रोसेस रहती हैं। और जब आपदा आती है तो हेलीकॉप्टर से मंत्री जी आते हैं, 2 मिनट का शोक व्यक्त करते हैं और फिर वही पुराना ड्रामा शुरू हो जाता है। नेपाल का एवलांच भी इसी का नतीजा है। अब ट्रम्प कार्ड, जिसकी शुरुआत में मैंने आपको जिक्र किया था, मई 2026 में सुप्रीम कोर्ट में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय ने एक हलफनामा दाखिल किया। उसमें क्या कहा गया? उसमें कहा गया, सरकार ने अदालत को लिखित में ये आश्वासन दिया कि उत्तराखंड के ऊपरी गंगा बेसिन यानी अलकनंदा और भागीरथी घाटी में अब कोई भी नया हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट यानी HEP मंजूर नहीं किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के बाहर जश्न मनाया गया। जो पर्यावरणविद थे उन्होंने भी राहत की सांस ली और चला कि सरकार ने हिमालय को बचाने के लिए कदम उठाया, ये हेडलाइन चली। लेकिन यहीं पर छुपा है एक शातिर खेल जो उस वक्त नजरों से ओझल हो गया। सुप्रीम कोर्ट के इस हलफनामे के ठीक छोटे अक्षरों में क्या लिखा गया? लिखा था कि नए प्रोजेक्ट नहीं बनेंगे, लेकिन जो पुराने या चल रहे प्रोजेक्ट हैं उन पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। शानदार चालाकी है। यानी तपोवन, विशुगाड़, पीपल कोटी और ऐसे ही दर्जनों मेगा हाइड्रो प्रोजेक्ट जो पहले से ही पर्यावरण की छाती पर मूंग डल रहे हैं, उन्हें चालू रखने की खुली छूट दे दी। जिस जोशीमठ में पिछले साल जमीन धंसने लगी, जहां लोगों के घरों में रातों रात खौफनाक दरारें आ गईं, जहां सैकड़ों परिवार बेघर हो गए, उसी जोशीमठ के ठीक नीचे आज भी सुरंगों के अंदर भारी भरकम डायनामाइट से ब्लास्टिंग हो रही है। आप खुद सोचिए, जब आप पहाड़ के भीतर 500 मीटर नीचे टनल खोदने के लिए रोज टन विस्फोटक का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या पहाड़ का जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर सहेगा? तमाम भूवैज्ञानिकों के कोट आते रहते हैं, हालांकि वो खुल के कम बोलते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग तो खुल के बताते हैं और वो ये कहते हैं, मैं कोट कर रहा हूं, कि हम पहाड़ों की रीढ़ की हड्डी में हर दिन डायनामाइट ठोक रहे हैं। जोशीमठ तो सिर्फ एक ट्रेलर था, असली भूस्खलन और जमीन धसाव का दौर अभी बाकी है। अब पूरा माउंटेन ब्लॉक अपना फाउंडेशन खो देगा तो कोई सुप्रीम कोर्ट का आदेश या NOC उसे बचा नहीं पाए। ये वहां के लोगों की चिंता। और सवाल ये है कि ये सब किसके लिए हो रहा है? मोदी जी के प्रिय शब्द विकास के लिए। किसका विकास? पहाड़ों पर रहने वाले उस आम किसान और ग्रामीण का, जिसके खेत बंजर हो चुके हैं, जिसके घर में पानी के सोते सूख चुके हैं, या उन कॉरपोरेट घरानों का जिन्हें सस्ती बिजली ग्रिड के जरिए महानगरों के AC कमरों में सप्लाई करनी है? अब यहाँ सरकारी तंत्र और नीति निर्माताओं का पक्ष भी आता है। वो लोग भी अपनी टिप्पणी कहते हैं, क्योंकि अगर आप निष्पक्ष बात करें तो उनका तर्क आना चाहिए। अब क्या कहते हैं ये लोग? सरकार और प्रोजेक्ट डेवलपर्स का ये कहना है कि भारत को एनर्जी इंडिपेंडेंस चाहिए। रिन्यूएबल और हाइड्रो पावर देश की ऊर्जा सुरक्षा के लिए जरूरी है। 4 धाम, ऑल वेदर रोड, सामरिक दृष्टि से चीन सीमा तक सेना और रसद पहुंचाने के लिए जरूरी। अगर हम सड़क और बिजली नहीं बनाएंगे तो क्या लोगों को अंधेरे में रखेंगे? बात तो ये ठीक लगती है, भावनात्मक लगता है। राष्ट्र सुरक्षा और विकास का जामा पहनाने पर हर नागरिक पिघल जाएगा कि भाई देश तो सुरक्षित रहना चाहिए। लेकिन आप अगर डेटा रेकनिंग फिल्टर से देखेंगे तो आप सच जान पाएंगे। पहला काउंटर तर्क, कौन सी राष्ट्रीय सुरक्षा, जब सीमा पर पहुंचने वाली सड़क खुद एक जमीन धंसने या ग्लेशियल फ्लड की वजह से साल में 6 महीने ब्लॉक रहती है। जब तपोवन आपदा के दौरान वही हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट खुद सेना और हजारों मजदूरों के लिए मौत का कुआं बन जाता है, तो वो कैसी स्ट्रॉन्ग डिफेंस लाइन है? क्या सेना को ऐसी सड़क चाहिए जो हर मानसून में गायब हो जाए? और दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण तर्क, आप पहाड़ों को काट कर जो बिजली पैदा कर रहे हैं, उस 1 मेगावाट बिजली को पैदा करने में आप उस क्षेत्र की पूरी आजीविका, पानी के स्रोत और जीवन को हमेशा के लिए तबाह कर रहे हैं। जोशीमठ का पर्यटन उद्योग पूरी तरह तबाह हो गया, खत्म हो गया। हजारों लोग पलायन करने को मजबूर हो चुके, हजारों लोग। जब पहाड़ पर इंसान ही नहीं बचेगा, जब गांव खाली हो जाएंगे, घोस्ट विलेज या भूतिया गांव जिनको आजकल कहा जाता है, तो उस सामरिक सड़क पर पेट्रोल कौन भरेगा? उस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की देखभाल कौन करेगा? ये विकास नहीं है, ये एक सेल्फ डिस्टर्बिंग साइकिल है, जहां हम आज की ऊर्जा जरूरत के नाम पर कल के पूरे भौगोलिक अस्तित्व की गिरमी रख रहे हैं। नेपाल की आपदा के बाद, उत्तराखंड की आपदा के बाद हम लोग देखते हैं इतने भयावह दृश्य आते हैं कि रूह कांप जाती है। लेकिन उत्तराखंड में ऐसी दर्जन भर से ज्यादा वाटर बॉडीज हैं जो कभी भी इस तरह के हादसे का सबब बन सकते हैं। पिछले
13 से लेके और अभी 26 तक सरकार ने क्या किया? कुछ नहीं। जो किया वो और भी ज़्यादा डरावना। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस पर एक ग्राउंड रिपोर्ट की जाए, लेकिन बड़ा खर्चीला काम होता है, तो ज़रूर मैं इस पूरे हिमालयन रेंज की एक ग्राउंड स्टोरीज़ या सीरीज़ प्लान कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया, कल फिर मिलते हैं किसी स्टोरी के साथ।